नमस्कार। आज हम आरों में संकलित कहानी गलता लोहा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक शेखर जोशी जी हैं। इस कहानी में लेखक ने समाज के जातिगत विभाजन पर कई प्रकार से टिप्पणी की है और जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे को खोखला साबित करते हुए मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे को प्रदर्शित किया है। मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो, इस तरह से उन्होंने इस कहानी को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। इस कहानी में मोहन, जो एक निर्धन पुरोहित परिवार से होता बड़ा कुशागर बुद्धि का लड़का है, और धनराम उसका सहपाठी है। मास्टर त्रिलोक सिंह जी के पास जब वे पढ़ते थे तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार वो बड़ा आदमी तो नहीं बन पाता, लेकिन शहर में 10वीं तक पढ़कर और तकनीकी शिक्षा ग्रहण करके तो वो गांव में वापस आता है और पिताजी का भार कुछ कम करने के लिए हंसुए को लेकर खेतों की ओर चलता है, तो वह धनराम की दुकान पर रुक जाता है और उसको एक लोहे की छड़ को गोल आकार देते हुए देखता है। काफ़ी देर तक धनराम उसको गोल आकार नहीं दे पाता, तभी मोहन उसके हाथ से वो छड़ लेकर तुरंत ही उसको गोल आकार दे देता है। और यह देखकर धनराम बड़ा हैरान हो जाता है और डर भी जाता है कि एक पुरोहित का लड़का उसकी दुकान पर इस तरह से काम करते हुए किसी ने देख लिया तो उसकी तो शामत आ जाएगी, अर्थात उसका जातिगत बहिष्कार कर दिया जाएगा। लेकिन मोहन इन सब चीज़ों को नहीं मानता और फिर वे दोनों अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। तो इस तरह से यह कहानी आगे बढ़ती है। तो हम शुरू करते हैं इस कहानी को। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की अनुगुण शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की दप दप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता सबर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। क्योंकि जब वो शिल्पकार टोले की तरफ जाता है तो धनराम के बारे में उसे ख्याल आता है, और जिसे 3-4 दिन से वो सोच रहा था, उसकी आवाज़ को सुन रहा था, अनुगूंज को सुन रहा था, उसकी दुकान से तो ठप ठप की आवाज़ आती थी, तो वह आसानी से पहचान सकता था कि यह धनराम ही है। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर आएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, क्योंकि उनके पिताजी वंशीधर अब बूढ़े हो चुके हैं और अब वे पुरोहिताई भी नहीं कर पाते। वे चाहते हैं कि मोहन इस काम को संभाल ले, और इसी नीयत से वो गहरा सांस लेकर कहते हैं
आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। तो इस तरह से वे कह रहे हैं कि उनके जो यजमान हैं उनको एक तरफ से मना भी नहीं कर सकते, लेकिन अब उनके बस की बात भी नहीं रही। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुसंधान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। अनुत्तरित मतलब उसका कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन हालांकि उसके इन बातों का आशय समझता था, लेकिन वह पुरोहिताई करने में सक्षम नहीं था, इसलिए वह कोई जवाब नहीं देता है। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। लेकिन वह पिता का भार हल्का करने के लिए हंसुए को लेकर खेत की ओर चलता है, लेकिन उसकी धार बिल्कुल कुंद, जिसको हम कहते मोटी हो चुकी थी। धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्ठी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था, और मोहन भट्ठी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। तो धनराम के पास मोहन वो हंसुए पर धार लगवाने के लिए पहुंचता है, तो जब देखता है कि धनराम एक टोकनी से जो फूंक मारते हुए भट्टी में गर्म लोहे की छड़ को उलट पुलट रहा था, और एक खाली कनस्तर जिसको हम पीपा भी कह देते हैं पर बैठकर वह उसकी कारीगरी को देखने लगता है। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। और वह धनराम से पूछते हैं कि मास्टर त्रिलोक सिंह जी तो अब गुजर गए होंगे। तो धनराम कहता है हाँ, क्योंकि वे दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। और धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। तो इस तरह से धनराम अपनी पुरानी यादों में खोते हुए शब्द कहते हैं। दोनों हो होकर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। अब वे अपनी बीती हुई दुनिया में लौटते हैं और एक तरह से कहानी की शुरुआत देखते हैं। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चहारदीवारी में उतरते हैं। यानी कि उनकी आदत थी रोजाना कि गोपाल सिंह की दुकान पर वे हुक्का पीते थे और हुक्के का आखिरी कस खींचकर वे स्कूल की चहारदीवारी में प्रवेश करते। थोड़ी देर पहले तक दमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बीच के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है, कड़े स्वर में पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? तो इस तरह से जो बच्चे दिमाग चौकड़ी मचा रहे थे, अर्थात खूब शरारत कर रहे थे, और उनके स्कूल की चारदीवारी में प्रवेश करते ही जैसे सबको सांप सूंघा, अर्थात सब चुप हो जाते हैं, अपनी अपनी जगह जाकर खड़े हो जाते हैं। और फिर मास्टर जी पूछते हैं कि क्या तुमने प्रार्थना कर ली? तो लेकिन किसी कोई आवाज़ नहीं आती। फिर त्रिलोक सिंह जी घूर घूर एक एक लड़के को देखते हैं और कड़कदार आवाज़ में कहते हैं, क्या मोहन नहीं आया जी? क्योंकि मोहन ही वो प्रार्थना करवाता है। इससे आगे का अंश हम कल पढ़ेंगे।